अब दिल्ली में कौन से मुद्दे चलेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दे, शराब घोटाले का आरोप, शीश महल का आरोप चलेगा, यमुना की सफाई, दिल्ली का प्रदूषण, ये मुद्दे बनेंगे। पूर्वांचलियों का सम्मान किसने किया, अपमान किसने किया, आखिर उनके लिए काम किसने किया, यह मुद्दा बनेगा। दिल्ली में फ्री की राजनीति चलेगी या नरेंद्र मोदी जिसे आपदा कह रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी, उसकी 10 साल की सरकार के बाद दिल्ली की जनता उसको विदा करेगी? इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। गुड टू सी यू, आपको इतने दिनों के बाद। एक सवाल आज दिल्ली में जो हर आदमी पूछ रहा है वो ये कि आपकी 2013 की, 2015 की, 2020 वाली जो सरकारें थी, बड़े मौज में कटी। मौज में इन द सेंस आपको जनता ने भरपूर प्यार दिया, ऐसा जनादेश दिया जो देश में किसी और राज्य में किसी और पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद 2020 से 2025, क्या ये आपके एग्जिस्टेंस का, आम आदमी पार्टी के एग्जिस्टेंस का सबसे मुश्किल वक्त था? देखिए, मुश्किल तो हर चुनाव में होती हैं और हर वक्त रहती हैं। जब आप कुछ बदलाव करने निकलते हैं, जब आप राजनीति को साफ करने निकलते हैं, जो नहीं हुआ, जैसे सरकारी स्कूलों को एकदम छोड़ दिया गया कि भाई सरकारी स्कूल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, अब देश को अगर अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो प्राइवेट स्कूलों पर निर्भर करेंगे, 24 घंटे तो बिजली आ ही नहीं सकती, सरकारी अस्पताल ठीक हो ही नहीं सकते, ऐसी मान्यता थोप दी गई लोगों के ऊपर और सरकारें मान के बैठ गई ऐसा। जब आप उसको बदलने चलोगे तो आपको विरोध तो झेलना पड़ेगा। पूरा माफिया है इनको जो खराब करता है, जो प्राइवेट स्कूलों का माफिया है वो सरकारी स्कूलों को खराब कराता है, जो दवाइयों का माफिया है वो सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब कराता है। तो ये सारे माफिया से जब आप लड़ने चलोगे तो आपको परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी। ये हमारी चॉइस है कि हम उससे लड़ने चलें, ये हमारी चॉइस है कि हम उसको बदलने चलें, और जब बदलेंगे तो रास्ते में बाधाएं तो आएंगी सौरभ, हमें उसकी चिंता नहीं है। अब ये बाधाएं आपके रास्ते में डाली गई या आपने रास्ता गलत चुना था इसलिए ये बाधाएं आई, इसका फैसला दिल्ली करेगी। लेकिन आप आए थे दिल्ली, विश्व में, भारत में, माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार की, करप्शन की गंदगी को साफ करने के लिए, आप काम की राजनीति करने के लिए आए थे। आपको 17 महीने की जेल हुई। अरविंद केजरीवाल जी 177 दिन जेल के अंदर रहे। शराब घोटाले का मामला, अब और मामले चल रहे हैं। आपको नहीं लगता दिल्ली की जनता के मन में कुछ सवाल होंगे आपके लिए? नहीं, सवाल भी होंगे और लोगों के पास जवाब भी हैं। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग जब स्कूल बनवा रहे हैं, ये लोग जब अच्छे अस्पताल बनवा रहे हैं, ये लोग जब 24 घंटे बिजली कर रहे हैं और इतनी वेलफेयर स्कीम्स ईमानदारी से चला रहे हैं, तो इनके ऊपर जो कीचड़ उछाली जा रही है वो इनके ऊपर चिपक नहीं रही है। लोग खुद कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक द्वेष से परेशान किया गया आपको। मैं गलियों में जा रहा हूं, वहां लोग कह रहे हैं, बल्कि सिंपैथी रख रहे हैं लोग कि नहीं नहीं आपके साथ तो गलत हुआ। मैंने कहा आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपके बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाता रहूंगा। स्कूल का काम नहीं रुकना चाहिए। मनीष सिसोदिया जेल चला जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं लड़ते वक्त लड़ने वाले हर आदमी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई बदलाव चाहता है, अगर कोई चीजों को सुधारना चाहता है, तो हर आदमी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि ये चुनौतियां तो आएंगी, इनकी चिंता नहीं है। अरे बीजेपी एक बात और कह रही है अपने प्रचार में कि आप हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये मामले खत्म नहीं हुए हैं। शराब घोटाले का मामला खत्म नहीं हुआ, आप लोगों को बेल मिली हुई है। और मान लें कल को आप ये चुनाव जीत भी गए, आप लोग पावर में आ भी गए, अगर बेल रिजेक्ट, आपकी बेल खत्म हो जाए, आपको दोबारा जेल हो जाए, तो क्या होगा? दिल्ली की सरकार फिर जेल से चलेगी? देखिए, इनके पास में यही हथियार थे कि ये हमें ऐसे ही रास्ते चलते किसी झूठा केस में उठा लें और फिर ऐसे अपराध की धारा लगाएं जो दूर दूर तक हो ही नहीं सकता। हमारे ऊपर वो अपराध की धाराएं लगाएं कि ये आतंकवादियों के ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, ड्रग सप्लाई करने वाले ड्रगिस्ट के, जो ड्रग का माफिया होता है, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, वो धाराएं लगा के भी इन्होंने देख ली। लेकिन इस देश में संविधान है, इस देश में न्याय है, संविधान और न्याय की जीत हुई और आज हम बाहर हैं। अब ये केस खत्म होंगे, लेकिन मुकदमों में 10-15 साल लगेंगे। 10-10, 15-15 साल ऐसे मुकदमों में लगते हैं। हम पाक साफ निकलेंगे। ये सारे मुकदमे केवल और केवल हमें परेशान करने के लिए, जेल में रखने के लिए थोड़े समय के लिए थे, बेल तक थे। आज बेल मिल गई, इन केसेस में दम थोड़ा ही है, ये केस टिकेंगे थोड़ी कहीं। जब अदालत में जिरह पे जाएंगी सारी चीजें तो एक के बाद एक खत्म हो जाएंगे।
मनीष जी, अगर आपको सिंपैथी मिल रही है, लोग आपसे नहीं बल्कि बीजेपी से नाराज हैं, केंद्र की सरकार से नाराज हैं कि आपको झूठे मामलों में जेल में डाला, आपको अपनी सीट क्यों बदलनी पड़ गई? लोग पूछ रहे हैं मनीष सिसोदिया अपनी वो सीट जहां से 3 बार जीते वो छोड़कर क्यों चले गए जंगपुरा? देखिए, मेरा काम है, एक काम है जहां से मैं विधायक बनूं वहां के लिए काम करूं। ये मेरा सपना है, विजन है कि मैं शिक्षा के लिए काम करूं। इसी विजन के तहत मेरी एक इच्छा है कि देश में शिक्षा पे जो भी आदमी काम कर रहा है, शिक्षाविद है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जो जैसे कोचिंग देने वाले लोग हैं, शिक्षा को लेकर एक समझ रखने वाले लोग हैं, वो सब आम आदमी पार्टी में आए। मैं देश में जहां भी किसी शिक्षाविद से मिलता हूं, मेरा उससे आग्रह रहता है, भाई आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, राजनीति में आओगे तो बड़े बदलाव ला सकते हो शिक्षा में। उसी क्रम में जब मैं अवध ओझा जी से मिला तो उन्होंने मेरे सामने रखा, भाई मैं आ तो सकता हूं पर कहां से लड़ाओगे, क्या मुझे अपनी सीट से लड़ा सकते हो पटपड़गंज से? मैं वहां रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, आप वहां लड़ लीजिए, मैं तो दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं, पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता मुझे हर उस सीट से लड़ा देंगे जहां से मैं लड़ना चाहूंगा या जहां से पार्टी कहेगी। तो पटपड़गंज सीट से अवध ओझा जी ने लड़ने की इच्छा जाहिर की। देश के एक बड़े शिक्षाविद, पूरे देश में उनका नाम है, अगर इस शर्त पे पार्टी में आ रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट से मैं लड़ जाऊं तो मैं पार्टी में आ सकता हूं। मैंने कहा यह शर्त मंजूर है, आ जाइए आप। क्या बात और मैंने खुशी खुशी उनको वहां लड़ने के लिए जगह दी और मैं एक दूसरी सीट से आ गया। अच्छा, इल्जाम एक नहीं, केस एक नहीं, कई आपके ऊपर है। अब ये शराब घोटाले का मामला उठ गया। मुख्य अरविंद केजरीवाल सीएम होते हुए जिस घर में रहते थे, बीजेपी उसको शीश महल कहती है। अब गजब का ड्रामा चल रहा है दिल्ली के अंदर। बीजेपी उस घर के मॉडल लिए घूम रही है, लोगों को दिखा रही है, देखो आपके सीएम ने जब आप कोरोना में आपको सांस नहीं मिल रही थी तो अपने लिए आलीशान बंगला बनवाया, शीश महल बनवाया। और जिस पार्टी के ऊपर आरोप है कि उसने करोड़ों रुपए खर्च दिए, वो कह रही है चलो चलो मुझे चाबी दिखाओ, मुझे घर के अंदर जाना है, कैमरा लेकर के जाना है। लेकिन ना कोई घर दिखा रहा है, घर के अंदर स्विमिंग पूल है, कौन सी सोने की टॉयलेट की सीट है, सिर्फ बातें हवा में हो रही है। ये बड़ा अजीब है सौरभ जी, और मैं भी देखता हूं तो कई बार दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि देश की सत्ता में बैठी और 20-20, 25-25 साल से राज्यों की सत्ता में बैठी हुई पार्टी जो ये दावा करती है कि भाई हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो दिल्ली का चुनाव इस बात पे लड़ना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी का टॉयलेट कैसा है, सोने का है कि बिना सोने का है। मतलब अरविंद केजरीवाल जी के टॉयलेट पे चुनाव लड़ा जा रहा है यार। इनको चुनाव लड़ना चाहिए दिल्ली के लोगों के मुद्दों पे कि हम दिल्ली के बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे देंगे, दिल्ली के हर बच्चे का भविष्य कैसे बनाएंगे। भावी पीढ़ी जिसको सारी दुनिया में चैलेंज मिल रहा है कि हमारे बच्चे एआई के मामले में एक्सपर्ट्स कैसे बनेंगे, एआई को चैलेंज कैसे करेंगे, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी टॉयलेट कौन से टॉयलेट पे बैठते हैं। यार हद हो गई है। इतनी बड़ी पार्टी हो, अपने आप को विश्व गुरु कहते हो, यार टॉयलेट के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए इनको। झूठ बोलते हैं कि स्विमिंग पूल है अरविंद केजरीवाल जी के घर में, वो मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने वो पता नहीं क्या बोले और मिनी बार बनवा रखी है। मैं बार गया हूं, ना मुझे स्विमिंग पूल दिखा, ना मुझे सोने के टॉयलेट दिखे, शब्द हैं, ना मुझे मिनी बार दिखी, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। इसलिए हमने कहा भाई मीडिया वाले ढूंढ रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। उनके शब्द हैं अय्याशी किया अरविंद केजरीवाल ने ये घर बना करके। मैं वही बता रहा हूं ना, वही तो कह रहे हैं, वो स्विमिंग पूल बना के अय्याशी कर रहे हैं, सोने के टॉयलेट पे बैठ के टॉयलेट करते हैं, उस पर अय्याशी कर रहे हैं, मिनी बार बना रखी है। मैंने कहा मैं भी ढूंढ लूं, मुझे तो आज तक नहीं दिखी। तो हमने कहा मीडिया को दिखा देते हैं, भाई मीडिया वाले ढूंढ लेंगे जाके। वो कह रहे हैं हम जाने नहीं देंगे मीडिया को, बस हम बता रहे हैं कि सोने का टॉयलेट है वहाँ। क्या मजाक है यार। केजरीवाल जी कैसे टॉयलेट पर बैठ के टॉयलेट करते हैं इसको भूलो। बच्चे कैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीबों का इलाज कैसे अस्पतालों में होता है, उसकी चिंता करो। मनीष जी, टॉयलेट में कैमरा ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात भी ठीक है। देखें, वो लोग कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि इसी चक्कर में लगे हुए हैं। नहीं सुने तो, वो आप लोग आज कह रहे हैं कि चलो कैमरा लेके चलो, हम अंदर दिखाते हैं। भाई केजरीवाल साहब के रहते तो वो बंगला बना ना। सीएजी की रिपोर्ट है कि 7 करोड़ 61 लाख रुपए का अर्ली एस्टिमेट था और उसके बाद उस पर खर्च हुए 33 करोड़ 66 लाख रुपए। ये सीएजी कह रहा है। तो वो सीएजी ने जो कहा था वो एक फैक्चुअल, वो एक फैक्ट है। तो इतना रुपया तो उस पर खर्च हुआ, किसी बात पे तो हुआ। सौरभ जी भाई, अभी तो 2700 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री का राजमहल भी बन रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट तो बीजेपी के हेडक्वार्टर का कोई पेपर दिखता है, मैंने तो कोई सीएजी की रिपोर्ट देखी नहीं। आपने देखी है कोई सीएजी की रिपोर्ट? सर सब जगह छपी हुई बीजेपी के रिपोर्ट है। व्हाट्सएप को छोड़ दीजिएगा, वो फर्जी हो सकता है।
सीएजी की रिपोर्ट आपने देखी है कोई? नहीं, आप कह रहे हैं वो देश का हर मीडिया इस आंकड़े को कैरी कर रहा है, 7 करोड़ लगने थे और उस पर 33 करोड़ रुपए लग गए। आप कह रहे हैं ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है? मैं कह रहा हूं, मैं एक व्हाट्सएप पे रिपोर्ट देख रहा था अभी कि साहब प्रधानमंत्री जी के जो राजमहल बना है उसमें सोने के तार वाले वो लगे हुए, कालीन बिछे हुए, 200 करोड़ का हीरो जवाहरात वाला झूमर लगा हुआ है इनके राजमहल में, और सोने का सिंहासन लगा हुआ है। अब खर्चा आएगा 90 करोड़ के कुछ कागज घूम रहे हैं जनता में व्हाट्सएप पे खूब। ये सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी के हेडक्वार्टर में बनी है, अभी सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं है इस तरह की। इस इशू पर मेरा फाइनल क्वेश्चन है, इस मुद्दे को आप लोगों ने जिंदा नहीं रहने दिया। जब यह मामला उठा था उसी वक्त अरविंद केजरीवाल चाहते तो इस मामले को खत्म कर देते, तस्वीरें दिखा देते कि देखें ये है मेरा घर। आज जो बीजेपी कह रही है खोल दीजिए दरवाजे सबके लिए, अब ये चिल्लाने लगी जी सोने के टॉयलेट बनवा रखे हैं, तो हमने कहा दिखा दो भाई सोने के टॉयलेट कहाँ हैं। हमें लग ही नहीं रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी दिल्ली चुनाव में आके कहेगी जी हम तो चुनाव स्कूल अस्पताल के मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे, हम रोजगार के मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे, हम दिल्ली में कानून व्यवस्था पे भी नहीं लड़ेंगे, हम व्यापारियों के मुद्दों पे भी नहीं लड़ेंगे, हम तो अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तब फिर हमने कहा भाई ढूंढ लो सोने के टॉयलेट केजरीवाल जी के टॉयलेट में, वो तो उस घर में तो रह भी नहीं रहे केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री आवास था, अब केजरीवाल जी ने छोड़ दिया कब का। अच्छा, आज बीजेपी के एक नेता हमारे स्टूडियो में आए थे, उन्होंने वो गले में दूरबीन टांग के आए थे। आप शिक्षा मंत्री रहे दिल्ली के, इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने पूछा आपने दूरबीन क्यों लगा रखी है, तो उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया जी ने नए स्कूल बनवाए हैं, वो ढूंढ रहा हूं। उनको देखिए, पिछली बार के चुनाव में आपको ध्यान होगा सौरभ जी, अमित शाह जी गए थे एक जगह और बोले मैं दूरबीन लगा के ना सीसीटीवी ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा अमित शाह जी दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं थी, जिन गलियों से आप गुजरे हो उन्हीं से मैं सीसीटीवी फुटेज निकाल के मैंने मीडिया को दिखा दी थी कि ये सरकार के सीसीटीवी लगे हैं। स्कूलों के बारे में भी मैं कहूंगा कि बीजेपी के सभी नेताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, दूरबीन लगा के स्कूल ढूंढोगे तो हवा में स्कूल नहीं होते हैं, स्कूल जमीन पे होते हैं। और ज्यादा मत ढूंढो, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लो, आपके आधे से ज्यादा क्या मैं तो कहूं 2/3 कार्यकर्ताओं के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। और मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता गली में मिलते हैं तो कहते हैं जी भाई साहब दिल्ली के चुनाव में तो हम आपको इसलिए वोट करते हैं क्योंकि हम आप हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। ये दूरबीन लगा के ढूंढते हैं सारी चीजें। अरे आंख खोल के देख लो, आपके बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं भाई। अच्छा, शिक्षा की बात आपने बताया, स्वास्थ्य की बात करता हूं। आपने स्कीम लॉन्च की कि हम 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गवारों को दिल्ली के सरकारी प्राइवेट जिस भी अस्पताल में जरूरत पड़ेगी, जितना भी खर्चा आएगा हम उनको मुफ्त इलाज देंगे। तो इस पर 2 सवाल हैं बीजेपी के आपसे कि ये स्कीम सरकार में आप हैं, आपने लागू क्यों नहीं कर दी, वादा क्यों है इसका, अभी लागू कर देते आप। और दूसरा, प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना स्कीम है वो पंजाब में चलती है, आप ही के स्टेट में, दिल्ली में क्यों नहीं चलती? देखिए, आयुष्मान योजना को मैंने खूब स्टडी किया है और आयुष्मान योजना दिल्ली के 20% लोगों को भी कवर नहीं करती है, मुश्किल से 20% भी नहीं कवर होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। इतनी उसमें मतलब लूप होल्स हैं, उतने विंडोज हैं। जिसके घर में स्कूटर होगा, जिसके घर में फ्रिज होगा, वो कवर नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होता है यार। आप देखो, आप दुनिया के बहुत सारे देशों में जाते हैं, आपके यंगस्टर्स हैं जो अभी सामने बैठे हैं, ये सारे लोग सपने देख रहे होंगे कि हम अच्छी नौकरियां करेंगे अच्छे से पढ़ के। वहां ये जाके देखेंगे आज दुनिया के बड़े बड़े देश, विकसित देश इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति का इलाज सरकार कराती है। आदमी को चिंता नहीं होती कि भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूं, प्राइवेट नौकरी करता था, कोई दुकान चलाता था या इवन सरकारी नौकरी में भी था, तो अब मेरे इलाज का क्या होगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वही स्थिति हम दिल्ली से लागू करेंगे। अब ये भारत में भी शुरुआत होगी, हम दिल्ली से लागू करेंगे। हमने सरकारी स्कूलों को अच्छा करने का, बुनियादी हेल्थ सेक्टर को ठीक करने का पिछले उसमें किया, अब अगली सरकार में हम आके ये एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं कि हम दिल्ली से ये व्यवस्था शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि हमारे देश में भी हर व्यक्ति जो 60 साल की उम्र टच कर जाए, उसके बाद उसका कोई भी इलाज का खर्चा हो, सरकार को करना चाहिए। बीमा कंपनियों से काम नहीं चलेगा। ये बीमा कंपनियां, आज कोई इंडिविजुअल जाए, सरकार कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जाए किसी बीमा कंपनी के पास,
इलाज के लिए उसका बीमा तक नहीं करती हैं, बोले तुम्हारी एज होगी तुम्हारा बीमा नहीं करेंगे। सरकार कहेगी भाई केजरीवाल बीमा है आपका, केजरीवाल की गारंटी है ये। जी। ऐसे ये जो आपने महिला सम्मान योजना शुरू की है, 2100 रुपए आप देने जा रहे हैं अगर आप जीत गए तो। मध्य प्रदेश में पहली बार मुझे याद है ऐसी स्कीम लॉन्च हुई थी। शिवराज सिंह सरकार ने चुनाव में जाने से पहले खाते में पैसा डाल दिया था। अभी महाराष्ट्र में जीते, वहां भी खाते में पहले पैसा गया, उसका फायदा फिर बीजेपी को उसका मिला। तो अगेन मेरा सवाल वही है, और बीजेपी यही पूछ रही है कि जैसे पंजाब में आपने वादा किया 3 साल हो गए नहीं मिलता महिलाओं को पैसा, आज यहां भी आप ये खाम ख्याली कर रहे हैं, लोगों को भुलावे में डाल रहे हैं, जीत जाएंगे भूल जाएंगे। देखिए केजरीवाल जी जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं, और बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके कहते हैं। केजरीवाल जी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए राजनीति में, आज तक केजरीवाल जी ने अपने किसी वादे को ये नहीं कहा कि ये जुमला था, मैं तो बस जुमला ऐसे ही बोल दिया था 15 लाख मिल जाएंगे, कोई देने थोड़े ना होते हैं, जुमला ही तो बोला था। ऐसे जुमलों के झांसे में जनता आ जाती। केजरीवाल जी कभी नहीं कहते। केजरीवाल जी ने पंजाब में जो जो वादे किए, उन्होंने कहा अच्छे स्कूल बनाएंगे, स्कूलों पर काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, नौकरियां देंगे, सारे काम शुरू हो गए। बिजली फ्री करेंगे, बिजली फ्री हो गई। 5 साल में केजरीवाल जी और मान साहब ने जो वादे किए, एक एक वादा वहां पे पूरा होगा। केजरीवाल जी की और मान साहब की पूरी योजना उस पर है। दिल्ली में भी आज जब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हर महिला के खाते में 2100 रुपए जाएंगे, तो दिल्ली के लोगों को पूरा यकीन है कि केजरीवाल जी तो करके दिखा देंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं। तो ये तो लोग, जब 200 यूनिट का केजरीवाल जी ने कहा था मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा, बीजेपी वाले कहते थे कहां से देगा। फिर उन्होंने कहा बस में महिलाओं के लिए फ्री करूंगा, तीर्थ यात्रा फ्री करूंगा, कहां से देगा। हमने कहा सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, 24 घंटे बिजली ठीक करेंगे, कहां से देगा, हो ही नहीं सकता। करके दिखा दिया ना। केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया, उस पर काम हो रहा है। और जो चीज नहीं हुई आज कमिटमेंट है। कभी नहीं कहते केजरीवाल जी नहीं वो तो मैंने चुनाव में जुमला फेंका था, जनता ने भरोसा कर लिया, मैं क्या करूं। जो काम नहीं हुआ उसके लिए कहते हैं कि हाँ नहीं हुआ लेकिन मैं करूंगा। क्योंकि ये बड़ा वादा है। आप इस बात को मान रहे हैं कि पंजाब में वादा किया था, हम 3 साल हो गए अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जितने वादे किए थे सब एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं, सब पे काम हो रहा है। अच्छा, अब दिल्ली में कुछ और मुद्दे चल रहे हैं। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही है, बल्कि आज तो आपने ये कहा है कि इनको बांटने तो 10-10 हजार थे, 9,000 इनके नेता खा गए और 1,000 ही वोटर को आगे दिया है। इसके अलावा आपने कहा कि वोटर फ्रॉड हो रहा है, और वो भी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना यह है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार रहे हैं। देखिए, इसमें बड़े फैक्चुअल बात करके बात समझी जा सकती है। कोई कल्पना कर सकता है कि 15 दिन में किसी एक विधानसभा में 13,000 नए वोटर बनने के एप्लीकेशन आ जाएं? 13,000 मतलब 100, 150 लोग, मतलब लोग वोट बनवाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वोट पहली बार बनते हैं। लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर 13,000 वोट बनने के एप्लीकेशन आ जाएं, तो ये तो कुछ तो घपला दिखता है। फिर ये आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भाई कहां से आ गए 13,000 लोग अचानक। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चुनाव आयोग को भी ध्यान रखना चाहिए। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। कहीं से कोई चीज गड़बड़ होती दिखे, कोई भी सामान्य आदमी होगा उसको भी लगेगा यार 15 दिन के अंदर 13,000 लोग अचानक नए वोट बनवा रहे हैं, ये क्या चक्कर है, कुछ तो फ्रॉड है। अच्छा, अब एक आज जिस बात बड़ा घमासान चला जिस पर, वो था पूर्वांचली वोटरों का मुद्दा। पूर्वांचली वोटर क्यों दिल्ली में इंपॉर्टेंट है? जस्ट एक फैक्ट है, 40 लाख के करीब पूर्वांचल से आए हुए लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। ऑलमोस्ट 1/4 आबादी है दिल्ली की, 25% आबादी है लगभग दिल्ली की, इसलिए सब पार्टियों का उस पर इतना जोर है। वो कह रहे हैं आपने अपमान किया, आपने उनको फर्जी वोटर कहा। आप कहते हैं बीजेपी ने इनको बांग्लादेशी कहा, रोहिंग्या कहा। आपने सुना, सबने सुना कैसे जेपी नड्डा जी ने देश की संसद में खड़े होके पूर्वांचलियों का अपमान किया। बोले, मतलब उन्होंने कहा कि ये रोहिंग्या जैसे लोग हैं, इनके हम वोट कटवा रहे हैं। नड्डा जी ने क्या बोला था? सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि नड्डा जी ने किस तरह से पूर्वांचलियों का अपमान किया, उनको रोहिंग्या कह के। ये तो सारे देश ने देखा था। लेकिन जो असल मुद्दा है पूर्वांचलियों से जुड़ा हुआ, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है इस चुनाव में मनीष जी। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा पर्व है छठ,
और आप उनको छठ मनाते देख लें तो इतना खराब लगता है। जहरीली है हमारी यमुना, गंदी, गंदे नाले से गंदी हो चुकी है। घाट पर जाते हैं, झाग के बीच में खड़ी होकर के महिलाएं अर्घ देती हैं सूरज को। 10 साल आपको हो गए, 10 साल केंद्र में मोदी जी को हो गए, यमुना साफ नहीं हुई, किससे पूछें? देखिए 2015 में दिल्ली में केवल 100 घाट पे छठ मनाई जाती थी, अलग अलग पार्कों में भी, पूरी दिल्ली में। आज दिल्ली में जब छठ आती है तो हजारों हजार पार्क केजरीवाल जी की सरकार के दौरान और अब आतिशी जी की सरकार के दौरान ऐसे तैयार कर दिए गए हैं जहां छठ मनाते हैं लोग आके, और बहुत श्रद्धा से, बहुत शांति से और बहुत सुंदर व्यवस्था के तहत मनाते हैं। पूरा का पूरा सरकार 6-7 दिन केवल छठ मनवाती है पूरी दिल्ली में, बहुत शानदार तरीके से। लेकिन यमुना का आपने बात कही, यमुना ओवरऑल भी, छठ के लिए भी और ओवरऑल भी दिल्ली में साफ होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने उस पर काम शुरू किया था और उसका पूरा काम ट्रैक पे है। इसमें टाइम लगा है, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा है, खुद माना है कि ये ऐसे कामों में से है जिनको मैंने शुरू किया, करना चाहा, पूरा करना चाहा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको मैं करके रहूंगा। जी मनीष जी, 2-3 सवाल। उन्होंने जुमला नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जुमला है, उन्होंने कहा ये काम है, अधूरा है, मैं करूंगा। जी पूछें, किनके पास है माइक? सर पूछिए, अपना नाम बताइए, पूछिए। सर, मेरा नाम राजश्री है और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आम आदमी पार्टी हमें 2100 रुपये देने का वादा करिए, ये 2100 रुपये आप लेके कहाँ से आ रहे हैं? ये तो टैक्स पेयर का पैसा है, ये तो मिडिल क्लास का पैसा है। आप ये पैसे नॉट जस्ट आप ये सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रहे हैं, आप ये पैसे पूरी दिल्ली में बांट रहे हैं, तो इससे टैक्स पेयर्स का क्या बेनिफिट है? 2100 रुपये आप महिलाओं के उसके एम्पावरमेंट के लिए लेके आए हैं, लेकिन वो तो होगा नहीं। ओके बैठें। और बस एक उनको जवाब देने दीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निश्चित रूप से टैक्स पेयर का पैसा है और सरकारों पे टैक्स पेयर का पैसा खर्च करने के दो ही तरीके हैं। एक तो डेवलपमेंट करती हैं सरकारें, स्कूल बनवाती हैं, अस्पताल बनवाती हैं और शानदार अस्पताल स्कूल बनवा के खड़ा करती हैं, वो दिल्ली की सरकार कर ही रही है। लेकिन साथ साथ वेलफेयर स्कीम किसके लिए चलेगी? वेलफेयर स्कीम आम जनता के लिए चलेगी या वेलफेयर स्कीम सत्ता में बैठे लोगों के दोस्तों के लिए चलेगी? हजारों हजार करोड़ की सब्सिडीज देके वेलफेयर स्कीम्स में उनको फायदा पहुंचाया जाएगा या आम जनता को फायदा पहुंचाया जाएगा? आप जिस एज में हैं बच्चे, बेटा, उस एज में दिल्ली की बहुत सारी लड़कियां बड़ी हिम्मत से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं। उनके पापा, उनके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते करते उसमें जिस तरह की किताबें खरीदनी पड़ेंगी, जिस तरह का खर्चा होगा, वो शायद हम अफोर्ड ना कर पाए। उस लड़की को हिम्मत मिलेगी अगर उसके हाथ में 2100 रुपये आएंगे। सबसे पहले तो वहीं से शुरू होगा। एक आम दिल्ली की महिला, उसके लिए 2100 रुपये बहुत मायने करेंगे। और वो अल्टीमेटली, अगर आप इकोनॉमिक्स को समझें, अल्टीमेटली वो पैसा जब दिल्ली की महिलाओं के हाथ में जाएगा तो वहां से किसी बड़े सेठ की बड़ी बिजनेस के एक्सपेंशन में नहीं जाएगा, बल्कि वो लोकल इकोनॉमी में खर्च होगा। लोकल इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो जॉब्स बढ़ते हैं। ये दुनिया में दो ही तरह की इकोनॉमी है, बॉटम अप, ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी कहते हैं जी बड़े सेठों को पैसा दे दो, सब्सिडी देके उनको फायदा पहुंचा दो, वो फायदा धीरे 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 जनता तक पहुंचेगा। दूसरी इकोनॉमी बहुत सारी जगह सक्सेसफुल देखी गई कि जहां जनता को पैसा दो, जनता को पैसा मिलेगा, वो खर्च करेगी, लोकल इकोनॉमी में खर्च करेगी, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है तो जबरदस्त जॉब पैदा होते हैं। जी पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम मानवी तिवारी है एंड मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वो लंदन की तरह यहाँ नदियाँ बना देंगे। तो नदियाँ तो है लेकिन कीचड़ की हैं। मैं खुद गई हूँ, मुझे पता है बिल्कुल भी सफाई नहीं है। दूसरा, आप लोग कहते हैं आपने बिजली पानी फ्री दिया है, दैट इज़ गुड, बट उससे क्या हो रहा है कि मेरे खुद के बहुत रिलेटिव ऐसे हैं जो हमेशा 24 घंटे मोटर चला के रखते हैं या पानी ऐसे खुला छोड़ देते हैं कि भाई फ्री है। तो लोग जो हैं, इसमें अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अभी तो आप दे रहे हैं लेकिन ये तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। आगे जाके जब एक ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको ये फ्री नहीं करना पड़ेगा, तब लोगों के लिए आप क्या करेंगे? ये मेरा सवाल है। मानवी, जैसा मैंने बोला अभी पिछले सवाल के जवाब में, यमुना एक ऐसा काम है जो केजरीवाल जी भी मानते हैं कि हाँ अभी अधूरा है और करना है, इस पे बहुत काम होना है, लेकिन उनके अंदर कमिटमेंट है कि इसको करना है। आपने बिजली वाला जो सवाल उठाया है बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं भी
पहले सोचता था कि जब बिजली फ्री होगी तो लोग मिसयूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, पहले जब लोग बिजली यूज़ करते थे टांका डाल के या किसी तरह से, तो वो कितनी भी जलाते थे। फिर उनको लगा भाई 200 यूनिट में बिजली फ्री है, 400 यूनिट तक बहुत सस्ती है, तो लोगों ने कनेक्शन लगवाने शुरू किए। और अब मैं घरों को जानता हूं कि उनके घर जब 200 यूनिट बिजली का रडार घूमता है ना, तो सब कोई मोटर फ्री नहीं चला के छोड़ता। 200 यूनिट बिजली से कम खर्च करना है ताकि जीरो बिजली बिल आए, ये उनको फोर्स करता है कि वो समय पे अपने बल्ब बंद रखें, समय पे पंखे बंद रखें, फालतू मोटर ना चलाएं, बिजली वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि महीने में 200 यूनिट से बिजली ऊपर गई और बिल आया। तो 200 यूनिट से बिजली कम रखने का लालच दिल्ली में पावर की सेविंग में बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जी, एक सवाल और पूछ लेते हैं जी, कोशिश करें कि ऐसा सवाल लें जिस पर बात ना हुई हो। ओके ओके। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और अभी अभी मैं इस शो में जब आ रहा था तो मेरे साथ एक घटना घटा। वो था कि बस में इतनी भीड़ है, आपका फ्री जो सेवा आपने लॉन्च किया, इससे महिलाओं के कारण इतना बस में भीड़ रह रहा था कि इस कारण मेरा भाई का फ़ोन चोरी हो गया और इतना भीड़ था कि मैं उस चोर को पकड़ भी नहीं सका। तो वैसे स्थिति में आपने इस पर क्या काम किया? ये इतना जो क्राइम बढ़ रहा है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ऊपर से बस में इतना जो भीड़ है, तो कहीं ना कहीं आपको फ्री करने के बाद वो बस का जो मेंटेनेंस है या फिर उसमें जो सीट की कैपेसिटी है उसको भी मैनेज करना शायद चाहिए था। और बसें लगानी पड़ेंगी मनीष जी। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार के दौरान 7,500 बसें सड़क पे उतरी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी फ्लीट है जो कभी भी दिल्ली के इतिहास में नहीं हुई, लेकिन और बढ़ाएंगे। पर दूसरी बात जो इन्होंने कही वो भी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल जी की या कहिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार है जो विधायकों के जरिए चुनी जाती है, जो शिक्षा, बसें, बिजली ये सब देखती है। एक और सरकार चुनी जाती है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए, केंद्र सरकार। आज आधी सरकार दिल्ली की केंद्र सरकार चलाती है और जिन लोगों की अभी हम बात कर रहे थे वो टॉयलेट पे चर्चा कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा ही नहीं कर रहे, वो क्राइम पे चर्चा ही नहीं कर रहे। आज बीजेपी का कोई नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि हमारे पास जो आधी सरकार है क्राइम वाली, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने वाली, वो क्या करेंगे। उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है कि क्राइम ठीक क्यों नहीं हुआ। जो ये भाई बच्चे बोल रहे हैं कि भाई बस में चलते हुए मोबाइल चोरी हो गया, चेन स्नैचिंग हो जाती है, उससे लेके गली गली में फायरिंग हो रही है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है उस पर जवाब ही नहीं देती। वो केवल केजरीवाल जी के टॉयलेट पे बैठी हुई है कि उस पर चुनाव लड़ लेते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पे बात होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए और पूछा जाना चाहिए बीजेपी के कैंडिडेट से कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पे क्या करोगे। जी, और अब दिल्ली का प्रदूषण कौन ठीक करेगा मनीष जी? पहले आप कहते थे कि इसके लिए यूपी, पंजाब, हरियाणा जिम्मेदार है। अब पंजाब में आप आ गए तो आपने पंजाब माइनस कर दिया, अब आप कहते हैं केवल हरियाणा और यूपी जिम्मेदार है। देखिए, प्रदूषण तब भी हम यही कहते थे और आज भी यही कहेंगे कि जब तक हम ये मानते रहेंगे कि प्रदूषण खाली दिल्ली में हो रहा है, प्रदूषण पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। और दिल्ली के एफर्ट्स जितने हैं वो पूरे नॉर्थ इंडिया के पॉल्यूशन को खत्म नहीं कर सकते। पूरे समय पंजाब में हमारी सरकार आई, पंजाब में पराली जलना काफी हद तक कम हो गया है, बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन हरियाणा से एक तो पराली पूरे नॉर्थ इंडिया में जलती है। जब तक केंद्र सरकार बैठ के जिम्मेदारी नहीं लेगी कि भाई ये राष्ट्रीय समस्या है, इसको राष्ट्रीय समस्या के रूप में डील करना पड़ेगा। केवल 10-12 दिन जब पराली का धुआं 4-5 राज्यों से आता है उस वक्त दिल्ली 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 करते रहिए, उससे काम नहीं चलेगा। हर बच्चे का दम घुट रहा है, नोएडा में भी दम घुटता है, उसके बाद में गाजियाबाद में भी दम घुटता है, उससे आगे जाओ हापुड़ में भी दम घुटता है, गुड़गांव में भी दम घुटता है लोगों का। तो उसको केवल दिल्ली दिल्ली की एक समस्या कह के हम पॉलिटिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन कम करने के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया के सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। दिल्ली के पॉल्यूशन के नाम पे पॉलिटिक्स करते रहेंगे ये लोग, करते रहिए, लेकिन दिल्ली सरकार को जो करना है। अभी बसों की बात हुई, सबसे बड़ी ई बसेस की फ्लीट, सबसे ज्यादा ई व्हीकल्स दिल्ली में आने लगे हैं क्योंकि बाइक से पॉल्यूशन होता था। डीजल वाहन सबसे कम अब दिल्ली में रह गए हैं क्योंकि डीजल वाहन, लेकिन नोएडा में देख लीजिए आप, गाजियाबाद चले जाइए, जो वाहन यहां से बैन हो गए वो गाजियाबाद में चल रहे हैं। किसी को तो सोचना पड़ेगा भाई, गाजियाबाद में डीजल वाहन, ऐसा थोड़ी है जब डीजल वाहन से पॉल्यूशन निकल रहा है तो ऐसा नहीं है वो गाजियाबाद में पॉल्यूशन करेगा, वो दिल्ली में भी आएगा।
अरे इतने काम की बातें तो दिल्ली के चुनाव में नहीं हो रही जितनी हमने यहाँ स्टूडियो में कर ली हैं। अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात हम भी करते हैं मनीष जी। बीजेपी को लग रहा है इस चुनाव में बस हमने केजरीवाल जी को पकड़ ही लिया। उनका 38% वोट था पिछले विधानसभा चुनाव में, आपका बहुत ऊपर है, आप 54% वोट पर हो, लेकिन उनको लगता है अब ये मैनेजेबल है। अगर बीजेपी को इतना ही कॉन्फिडेंस था तो थोड़ा काम की बात कर लेते, थोड़ा चुनाव में दिल्ली की जनता के हित की बात कर लेते। कहाँ फंसे हुए हैं वहाँ। मैं बार बार उस शब्द को यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे हंसी आती है। लेकिन थोड़ी घबराहट तो आप लोगों को भी हुई। कांग्रेस पार्टी आप पर जैसे बोलना शुरू हुई आपने धमका दिया उसको, देखो हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुमको इंडिया गठबंधन से बाहर निकलवा देंगे। और राहुल जी ने बेचारों ने उसके बाद से अपनी रैली कैंसिल कर दी, अब तक वो निकले नहीं दिल्ली के चुनाव में बाहर। आपको डर था कि कांग्रेस अच्छा करेगी तो बीजेपी को फायदा होगा। अभी मैं स्टूडेंट्स के सामने बैठा हूं, अधिकतर यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो परीक्षा ही क्या जो दिल में घबराहट पैदा ना करे। परीक्षा होती वो चीज है जो दिल में घबराहट पैदा करती है। घबराहट है ही क्या जिसके अंदर परीक्षा को लेके थोड़ी घबराहट ना हो। तो भाई घबराहट तो होनी चाहिए, तभी और मेहनत करेंगे, तभी और अगले 5 साल अच्छा काम करेंगे। अगर चुनावों में परीक्षाओं में घबराहट ना हो तो पढ़ेगा कौन और अच्छे से काम कौन करेगा। आप इस इलेक्शन को केवल बाइपोलर मानते हैं आपकी बीजेपी के बीच में, या कांग्रेस है कहीं? अब देखिए बाइपोलर भी है कि नहीं है। अभी आज जो मैं सुन रहा था, जिस तरह से रोजाना खबरें आ रही हैं, बीजेपी के पास तो एक ही मुद्दा बच गया है, 10-10 हजार दो और वोटर खरीदो। मैं आपके चैनल से भी कहना चाहता हूं कि वोट बिकना नहीं चाहिए। 10,000 रुपए लेने हैं तो ले लो, लेकिन वोट मत बेचना। अपना वोट अपने बच्चों की शिक्षा के लिए देना। मनीष सिसोदिया साहब, 8 तारीख को आपसे समय फिर मिलेगा हमको, मुझे पूरा यकीन है, और आज की बातचीत याद रखेंगे, मैं भी, आप भी और हमारे दर्शक भी, और उस दिन फिर एक बार उन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।